सुरक्षित होंगे। तो देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किसी द्विध्रुव को अगर आप समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हो, वैद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करता है टॉ बराबर पीई साइन थीटा। तो इस बल आघूर्ण के कारण क्या होगा, इस बल आघूर्ण के कारण वैद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र में दोलन गति करने लगता है, और दोलन गति करके और वो तब तक करेगा जब तक कि वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित ना हो जाए। यानी इस विद्युत द्विध्रुव का जो P है उसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में ना हो जाए, E के डायरेक्शन में ना हो जाए, तब तक दोलन गति करेगा। देखिए दोलन गति को थोड़ा और समझते हैं, और इस विद्युत द्विध्रुव की दोलन गति को अपन और समझते हैं कि दोलन गति करते हुए विद्युत द्विध्रुव का आवर्तकाल क्या होगा, आवृत्ति क्या होगी, उसका कोणीय वेग क्या होगा। इसके लिए हम वापस से चलते हैं 11वीं क्लास में मैकेनिक्स के अंदर। मान लीजिए ये कोई घूर्णन अक्ष है, ठीक है। इस घूर्णन अक्ष के परित कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका घूर्णन अक्ष से दूरी है r। ये m द्रव्यमान की वस्तु है, इस घूर्णन अक्ष के चारों ओर ऐसे घूर्णन गति कर रही है या दोलन गति कर रही है। तो इस m द्रव्यमान की वस्तु का जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, I बराबर आ जाता है mr²। और हम सारे जानते हैं कि कोई भी वस्तु है वो घूर्णन गति करती है तो उसके अंदर ओमेगा कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग होता है, और अल्फा होता है उसका, अल्फा मान लेते हैं उसका क्या होता है, कोणीय त्वरण होता है, ठीक है। तो देखिए एक बल आघूर्ण कार्य करता है इस वस्तु पर, इस बल आघूर्ण की वजह से ये क्या करने लगता है, दोलन गति करने लगता है। तो मान लेते हैं कि ये जो m द्रव्यमान है किसी क्षण यहां पहुंच जाता है और इसके अंदर विस्थापन है थीटा। इसके ऊपर जो बल आघूर्ण कार्य कर रहा है वो टॉ कार्य कर रहा है। तो अपन आप ज्यादा डिटेल में ना जाके अपन 11वीं क्लास में पढ़ा था कि बल आघूर्ण जो टॉ है और इसका जड़त्व आघूर्ण I जो है, इनमें ये संबंध होता है I बराबर टॉ बराबर I अल्फा, जहां I क्या है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, अल्फा बराबर क्या है, कोणीय त्वरण, और टॉ बराबर क्या है, टॉ बराबर है बल आघूर्ण। देखिए हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दो चीजें सिमिलर आएगी यहाँ पे आघूर्ण। एक तो होता है जड़त्व आघूर्ण जो क्या होता है I बराबर mr², एक होता है बल आघूर्ण जिसे अपन टॉ बोलते हैं, और एक होता है कोणीय त्वरण। तो इन तीनों में ये रिलेशन होता है टॉ बराबर I अल्फा। अब अगर इस बल के कारण ये यहाँ पर विस्थापित हो जाती है तो जो भी बल लगेगा वो टॉ बराबर हो जाएगा F इंटू R। F जहां पर बल है और R क्या है, लंबवत दूरी। तो ये चीजें आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी। अब यहाँ जो थीटा है, इस थीटा के संदर्भ में हमें अल्फा, ये वाला फॉर्मूला टॉ बराबर I अल्फा जो है उसको ऐसे भी लिख सकता हूं I बराबर अल्फा, अल्फा को ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहाँ अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह मैं मोड फॉर्म ले लेता हूँ तो ये ओमेगा स्क्वायर थीटा आ जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कोई भी पिंड m द्रव्यमान का पिंड है अगर वो घूर्णन गति करता है तो उसके अंदर जड़त्व आघूर्ण होता है, उसके जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में ये संबंध होते हैं, ठीक है। और इन संबंध का उपयोग करेंगे अभी हम वैद्युत द्विध्रुव में। हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का जो घूर्णन है वो किस प्रकार का होता है विद्युत क्षेत्र में, उसके अंदर किस तरह की गति होती है, ये हम देखते हैं। इन सूत्र का उपयोग करेंगे, टॉ बराबर I अल्फा, टॉ बराबर I ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका बल द्विध्रुव आघूर्ण है P बराबर है Q इंटू 2A। ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र E है, तो इसके ऊपर जो बल आघूर्ण कार्य कर रहा है टॉ बराबर काम कर रहा है PE sin थीटा, ठीक है। इस बल आघूर्ण की वजह से क्या होगा कि ये विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र में इस तरह से दोलन गति करने लगेगा,
और तब तक करेगा जबकि ये विद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र की दिशा में विस्थापित नहीं हो जाए। मतलब ये तब तक दोलन गति करेगा इस तरह से, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने का या संरेखित होने का प्रयास करेगा। तो इसकी जो नई स्थिति आ जाती है, वो नई स्थिति ये आ जाती है कि अपने पास ये विद्युत द्विध्रुव इस तरह से विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करता है। तो ये इस तरह से संरेखित हो जाता है। तो देखिए ये हुआ किसकी वजह से? इस बल आघूर्ण की वजह से। ये बल आघूर्ण इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। अब विद्युत क्षेत्र से इसको विचलित कौन करता है? वो विचलित करता है इसका जड़त्व आघूर्ण आई इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा से विचलित करता है। अगर इसका मैं कोणीय वेग ओमेगा लूं, जहां ओमेगा क्या है? इसका कोणीय वेग है, कोणीय वेग है ओमेगा, और आई बराबर है इसका जड़त्व आघूर्ण। तो देखिए ये बल आघूर्ण है वो तो इसको विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करेगा, और ये जड़त्व आघूर्ण जो है ये इसको क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र से भगाने का प्रयास करेगा। तो देखिए यहां हम मान लेते हैं कि ये अपनी स्थिति से यहां तक थीटा कोण से विस्थापित हो जाता है। पहली स्थिति ये थी, अब ये है, तो इसमें कुल विस्थापन आ जाता है, मान लेते हैं थीटा। थीटा को मैं मान लेता हूं इसका क्या है? कोणीय विस्थापन है। तो देखिए यहां बल आघूर्ण जो है उसकी वजह से तो ये विद्युत द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र में संरेखित होने का प्रयास करता है, और जड़त्व आघूर्ण की वजह से ये विद्युत क्षेत्र से हटने का प्रयास करता है। तो इन दो बल आघूर्ण की वजह से है ये द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र में दोलन गति करना प्रारंभ कर देता है। दोलन गति या इसकी जो गति हो जाती है वो सरल आवर्त गति हो जाती है, सरल आवर्त गति हो जाती है। तो अगर आपसे पूछें कि अगर एक वैद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसकी गति किस प्रकार की होगी, तब हमें जवाब देना है सरल आवर्त गति होगी। अब कैसे है होगी इसके अंदर सरल आवर्त गति, ये अपन प्रूव करते हैं। तो देखिए इसके अंदर टॉ कितना काम कर रहा है? टॉ बराबर काम कर रहा है पीई साइन थीटा, और हम सारे जानते हैं यदि थीटा अल्प है तो साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के। तो मैं यहां साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? थीटा लिख सकता हूं। तो मेरे पास टॉ बराबर आ जाता है पीई थीटा आ जाता है। इसको नंबर देता हूं 1। अगर इसका जड़त्व आघूर्ण आई ले लूं मैं विद्युत द्विध्रुव का, ठीक है, और इसका कोणीय विस्थापन ले लूं थीटा, और इसका कोणीय वेग ले लेता हूं ओमेगा, और अल्फा इसका ले लेता हूं मैं कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण ले लेता हूं। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि टॉ बराबर क्या होता है? आई अल्फा होता है, जहां आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण, अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण, और आई बराबर अल्फा, अल्फा को मैं ये लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, समीकरण आ जाता है 2। 1 और 2 की तुलना करते हैं अपन, 1 बराबर या 2 और 1 की तुलना कीजिए, 2 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास आ जाता है देखिए ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर आ जाता है पीई थीटा। देखो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाता है, तो अपने पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह गया? सॉरी, ओमेगा स्क्वायर थीटा इनटू आई भी है, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, और ये आ जाता है पीई थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह जाता है? पीई अपॉन आई। तो ओमेगा क्या आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर द रूट पीई अपॉन आई। तो आपसे पूछे कि एक विद्युत क्षेत्र में गति करते हुए वैद्युत द्विध्रुव का कोणीय वेग कितना होगा, तो ये आ जाता है इसका कोणीय वेग, ठीक है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये सरल आवर्त गति कर रहा है, तो सरल आवर्त गति कर रहा है तो भाई उसका आवर्तकाल होगा, तो यहां से आवर्तकाल निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला
कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो मैं ओमेगा की जगह क्या लिख दूं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर द रूट पी ई अपॉन आई। ठीक है, तो t बराबर कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन पीई। ये मेरे पास आवर्त काल आ जाता है इस वैद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र में दोलन गति कर रहा है, जहां आई क्या है उसका जड़त्व आघूर्ण, पी क्या है उसका द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है विद्युत क्षेत्र है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र कैसा, समरूप विद्युत क्षेत्र। तो वो किस तरह की गति करता है, सरल आवर्त गति करता है, और उसका कोणीय वेग दिया जा सकता है सरल आवर्त गति करते हुए विद्युत द्विध्रुव का ओमेगा बराबर अंडर द रूट पी ई अपॉन आई, और आवर्त काल दिया जा सकता है 2 पाई अपॉन 2 पाई रूट आई अपॉन पीई। तो इस तरह से इसकी आवृत्ति भी निकाल सकते हो आप। आवृत्ति आ जाएगी न्यू बराबर फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट पीई अपॉन आई, क्योंकि आवृत्ति और आवर्तकाल में कैसा संबंध होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। तो देखिए अब तक हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में ये बातें जानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर 2kp अपॉन x क्यूब। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है kp अपॉन x क्यूब। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र को आप विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हो E, और ये है उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, तो उसके ऊपर बल आघूर्ण कार्य करता है टाउ बराबर पी साइन थीटा, जहां पर P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, और टाउ बराबर क्या है बल आघूर्ण। ठीक है, और इसका एक और होता है I बराबर जड़त्व आघूर्ण। ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ द्विध्रुव आघूर्ण है, वो घूर्णन गति करता है, जिसके घूर्णन का आवर्त काल ये दिया जा सकता है t बराबर 2 पाई आई अपॉन पीई। ठीक है, ये हमने अभी तक देखा। अब हम देखते हैं कि ये जो बल आघूर्ण इस पे कार्य कर रहा है टॉर्क, इस बल आघूर्ण की वजह से ये बल आघूर्ण कितना इसके ऊपर कार्य करता है वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर, और जिसकी वजह से ये विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित हो जाता है। तो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो है बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य। तो ये हम और देखते हैं अभी विद्युत द्विध्रुव में। बाद में अपन पूरे वैद्युत द्विध्रुव में हमने जो भी चीजें पढ़ी है हम उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, जिससे एक चीज यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है। देखो 3 तरह के आघूर्ण हैं, बी इनको समझना है, तीनों ही सदिश राशि होती है। पी बराबर होता है बल आघूर्ण, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण, टाउ बराबर होता है बल आघूर्ण, और आई बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण। इनके बारे में आप देखते हैं। तो हम अब एक नई चर्चा करते हैं बल आघूर्ण द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। इसी को यहाँ पर मैं कार्य के साथ में यहाँ ये भी जोड़ सकता हूँ ऊर्जा, कि बल आघूर्ण द्वारा या वैद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा जो कि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो ये किस तरह से आती है हम देखते हैं। तो हमने देखा कि बल आघूर्ण की वजह से वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में दोलन गति करता है, सरल आवर्त गति करता है, और इसका आवर्त काल दिया जा सकता है t बराबर 2 पाई अंडर द रूट आई अपॉन पीई। अब बल आघूर्ण कितना कार्य करता है द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए, हम उस कार्य की चर्चा करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है, और ये वैद्युत द्विध्रुव का अरेंजमेंट ले लेते हैं अपन, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण
F। इसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिसे अपन कहते हैं टाउ। टाउ बराबर अपने पास कार्य करता है पीई साइन थीटा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बल आघूर्ण इसको अल्प विस्थापित कर देता है, इस वैद्युत द्विध्रुव को इसकी स्थिति से अल्प विस्थापित कर देता है और ये अब नई स्थिति आ जाती है और ये विस्थापन आ जाता है डी थीटा। ठीक है, तो इस बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा वो देखते हैं अपन। किया गया कार्य आ जाता है डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। तो यहाँ कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, लेकिन यहाँ बल नहीं है, बल आघूर्ण कार्य है, तो कार्य कितना आ जाएगा, बल आघूर्ण गुणा विस्थापन। विस्थापन ये आ जाता है कि ये डी थीटा तक विस्थापित हो जाता है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये किसी क्षण किसी समय θ1 पे था और अब आ जाता है ये θ2 पे अक्षीय रेखा के अनुदिश। तो इसका विस्थापन कुल किया गया कार्य कितना आ जाएगा, θ1 से θ2 तक घुमाने में। तो अपन इस सीमाओं में इसका क्या कर देते हैं, इस समीकरण 1 का समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन किया मैंने तो आ जाता है dw टाउ डी थीटा। अब टाउ का मान कितना है मेरे पास, पीई साइन थीटा। तो यहाँ टाउ का मान रख देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो dw देखिए, dw का समाकलन w θ1 से θ2, टाउ का मान कितना है मेरे पास, पीई साइन थीटा। तो ये मान रख दिया मैंने पीई साइन थीटा और ये आ जाती है स्थिति डी थीटा। देखिए पी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, नियत होता है, और हमने विद्युत क्षेत्र भी समरूप लिया है। इसका मतलब ई भी नियत राशियां समाकलन से बाहर आ जाती। तो डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा आपके पास पीई इंटीग्रेशन θ1 से θ2। तो क्या रह जाना है, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का समाकलन जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो आपके पास W बराबर क्या आ जाता है, पीई माइनस कॉस थीटा, और कहां से कहां तक, सीमाएं θ1 से θ2 तक। तो W बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस पीई कॉस थीटा θ1 से θ2 तक। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। पहले कौन सी सीमा रखी जाती है, उच्च सीमा। तो ये आ जाता है W बराबर माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए किया गया ये कार्य अपने को मिलता है पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। कॉस θ1 क्या है, यहाँ उसकी वैद्युत द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थिति, और θ2 क्या है, उसकी अंतिम स्थिति। आप बस प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों को ध्यान में रखिए। अब इसके ऊपर विभिन्न स्थितियां है और उन पे आधारित सवाल मोस्टली पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब वो किस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले देखो वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियों की चर्चा करते हैं और उन पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दो स्थितियां होती हैं वैद्युत द्विध्रुव की, एक तो होती है स्थायी साम्य अवस्था, ठीक है, और दूसरी होती है अस्थायी साम्य अवस्था। अस्थायी साम्य अवस्था। स्थायी साम्य अवस्था का मतलब है यदि वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो वो स्थायी साम्य अवस्था में उसके ऊपर किसी प्रकार का बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ठीक है। और अस्थायी साम्य अवस्था में है तो उसके ऊपर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो अब उसके ऊपर अधिकतम कार्य करना पड़ेगा अपने को। स्थायी साम्य अवस्था में कार्य न्यूनतम होगा, अस्थायी साम्य अवस्था में अपने को अधिकतम कार्य करना पड़ेगा। अब कितना कार्य करना पड़ेगा, पहले ये अवस्थाएं क्या है। स्थायी साम्य अवस्था का मतलब है कि देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर मैं ये मानूं, ठीक है, ये मान लीजिए एरो का चिन्ह है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो स्थायी साम्य अवस्था में कोई वैद्युत द्विध्रुव कब कहलाएगा, जब उसका माइनस है वो इधर होगा इस दिशा में और प्लस होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में।
तब वो कहलाएगा स्थायी साम्यावस्था में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? प्लस माइनस से प्लस। इन विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के अंदर कोण कितना बन रहा है? ये P आ जाता है, तो कोण P और E के मध्य का कोण बन रहा है 0 डिग्री, थीटा बराबर बन रहा है 0 डिग्री। कारण कि P और E हैं वो समांतर हो गए, P सदिश और E सदिश हैं वो समांतर हो गए, तो थीटा बराबर कितना बन गया? 0 डिग्री। तो ये इसकी वैद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाती है? स्थायी साम्यावस्था कहलाती है। स्थायी साम्यावस्था क्या कहलाती है? कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। दूसरी कहलाती है अस्थायी साम्यावस्था, कि अगर मैं इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा मानूं, E एरो का चिन्ह विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का प्लस है वो इस दिशा में रहेगा और माइनस जो है वो इस दिशा में रहेगा। इस स्थिति में देखिए जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हो गई? माइनस से प्लस, इस दिशा में हो गया, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? प्रति समांतर हो गए, यानी P एंटी पैरेलल टू क्या हो गया? E के हो गया। इस स्थिति में थीटा कितना आ जाएगा भाई? 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी? अस्थायी साम्यावस्था मतलब बल बराबर लग रहे हैं इसके ऊपर, यहां पर भी बल बराबर लग रहा है और यहां पर भी बल बराबर लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि दोनों आवेश परिमाण में समान है। बल तो बराबर लग रहे हैं लेकिन बलों की दिशा है वो अलग अलग। देखो यहां बल की दिशा है, F1 की दिशा ये रही, F2 की दिशा ये रही, और यहां बलों की दिशा चेंज हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है? इसकी अस्थायी साम्यावस्था। बल बराबर तो है लेकिन रोटेशन चेंज हो जाएगा। तो इस दो तरह की इसकी अवस्थाएं आती है, स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था। अब इनके ऊपर आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि आपको कहा जाएगा कि एक वैद्युत द्विध्रुव को उसकी स्थायी साम्यावस्था से विद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में कितना कार्य किया जाता है, या लंबवत से स्थायी साम्यावस्था में लाने के लिए कितना कार्य किया जाता है, अस्थायी साम्यावस्था में लाने के लिए कितना कार्य किया जाता है। तो ये इन दोनों पे आधारित क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ या तो वो आपको स्थायी साम्यावस्था बोल सकता है या 0 डिग्री बोल सकता है, कि 0 डिग्री से 90 डिग्री ले जाने में कितना कार्य किया जाता है या 180 डिग्री में कितना कार्य किया जाता है। तो अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर से अपन इनको देखना है कि स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था दो अवस्थाएं होती है वैद्युत द्विध्रुव। तो अपन अब पहली स्थिति देखते हैं। क्वेश्चन क्या है और स्थिति क्या है? यह है कि वैद्युत द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से विद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य। साम्यावस्था अपन पढ़ चुके हैं, यानी हम थीटा बराबर 0 डिग्री से उसको 90 डिग्री तक विस्थापित कर रहे हैं। तो मान लो यह वैद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र में 0 डिग्री पे रखा हुआ है, यानी स्थायी साम्यावस्था में है, ठीक है, यानी P की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है। तो इस स्थिति में अब अपन क्या करते हैं, तो यहां पर देखिए θ1 कितना बनेगा अपना? θ1 बनेगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि P और E दोनों एक ही दिशा में। अब अपन इसको इस स्थिति से विस्थापित कर रहे हैं और विद्युत क्षेत्र के इसको ला रहा हूं लंबवत, ठीक है। तो ये मैं इसको यहां से विस्थापित करना प्रारंभ कर देता हूं, ठीक है, और ये हो जाएगा। तो अब ये वैद्युत द्विध्रुव आपका इस तरह से विस्थापित हो जाता है, ठीक है। ये तो यहां आ जाता है प्लस चार्ज और ये आ गया माइनस चार्ज। तो अब आप देख सकते हो कि यहां थीटा कितना बनेगा? P, यहां पहली स्थिति में देखो P और E थे पैरेलल, और अब दूसरी स्थिति में P और E क्या आ जाएंगे? लंबवत आ जाएंगे। तो θ2 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये स्थिति आ जाएगी। P और E, P की दिशा देख सकते हो आप, P की दिशा आ जाएगी ये माइनस से प्लस की ओर। तो P और E के मध्य का कोण कितना बना? 90 डिग्री। तो θ2 अपने पास आ जाता है 90 डिग्री। तो अब अपने पास किया गया कार्य W बराबर क्या आ जाएगा? तो W बराबर आ जाएगा PE cos θ1। θ1 है आपके पास 0 डिग्री, प्रारंभिक स्थिति यही थी, माइनस क्या आ जाएगा? cos 90 डिग्री। तो अपने पास cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? W इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास PE। तो ये अपने पास आ जाती है स्थिति। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के में
स्थायी साम्यावस्था से विद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में कितना कार्य किया जाता है, तो W बराबर आ जाएगा P। तो स्थिति सेकंड क्या है मेरे पास कि वैद्युत द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से अस्थायी साम्यावस्था में लाता हूं। इसका मतलब स्थायी साम्यावस्था क्या है कि P और E दोनों एक ही दिशा में है। देखिए P भी इस दिशा में है और E भी इस दिशा में है, तो थीटा कितना हुआ, दोनों के मध्य 0 डिग्री हुआ। अब इसको इसकी स्थायी साम्यावस्था से अस्थायी साम्यावस्था में ला रहा हूं, ठीक है सीधा। तो ये स्थिति अब चेंज हो जाएगी, मैं इसको घुमा के पूरे को रोटेट करके और किधर ले आया कि माइनस तो आ गया इधर और प्लस आ जाता है इस दिशा में। तो देखिए इस स्थिति में अपने पास P की डायरेक्शन बदल जाएगी, P हो जाएगा ये। तो देखिए P की दिशा तो ये मिली अपने को और E की दिशा, P की दिशा तो हो जाती है इधर और E की दिशा ये है। थीटा कितना मिला भाई अपने को, 180 डिग्री। तो किया गया कार्य कितना आएगा, W बराबर PE cos थीटा 1। देखिए थीटा 1 फॉर्मूला क्या है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो थीटा 1 कितना है अपने पास, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री आ गया, माइनस क्या जाएगा cos 180 डिग्री। तो अपने पास रिजल्ट क्या आया, 180 माइनस कितना आ जाएगा 180। cos 180 की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। तो -1 और ये 1, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो वर्क डन कितना है अपने पास है, W बराबर PE cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की -1 ऑलरेडी बाहर है, तो ये हो जाएगा +1। तो वर्क डन कितना आ जाएगा 2PE। तो अगर आपके पास सवाल ये आ जाए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को उसकी स्थायी साम्यावस्था से अस्थायी साम्यावस्था में लाने के लिए कितना कार्य किया जाता है, तो अपने को बोलना है 2PE कार्य किया जाता है। तीसरी स्थिति देखते हैं। तो तीसरी स्थिति क्या है अपन कि वैद्युत द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था से विद्युत क्षेत्र के अपन लंबवत ला रहे हैं। अस्थायी का मतलब 180 डिग्री से उसको 90 ला रहे हैं। तो देखिए पहले तो अपन अस्थायी देख लेते कि अस्थायी साम्यावस्था क्या थी। इसका मतलब ये है कि थीटा बराबर यहाँ पर E की दिशा ये है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हुई ये, ठीक है। अब अपन इसको इस स्थिति से लंबवत ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के। तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत ला रहा हूं तो कितनी स्थिति आ जाएगी, तो देखिए ये अपने पास अस्थायी साम्यावस्था की बात हो रही है। थोड़ा सा गलत बोल दिया मैं कि ये विद्युत क्षेत्र यहां माइनस रहेगा, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये माइनस है और ये प्लस है, तो P की दिशा इधर होगी, दोनों के मध्य 180 का एंगल है। अब आप इसको लंबवत ला रहे हो विद्युत क्षेत्र के, लंबवत ला रहे हो तो ये स्थिति, नई स्थिति ये आ जाती है कि ये वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से बन जाता है कि यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है। ये नई स्थिति बन जाती है। तो इस स्थिति में देखिए पहली स्थिति में क्या था, P और E एंटी पैरेलल थे और थीटा कितना बना यहाँ पर 180 डिग्री बना, ठीक है। देखिए आप P की दिशा है ये थी पहले में और E की दिशा ये थी, एंगल कितना बना 180 डिग्री। दूसरी नई स्थिति में क्या हो जाएगा, P और E हैं वो लंबवत हो जाते हैं, तो थीटा आ जाता है 90 डिग्री। तो अब कार्य निकालते हैं। तो देखो कार्य का फॉर्मूला क्या आपके पास, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो अपन कार्य निकाल लेते हैं। तो W बराबर आ जाएगा मेरे पास, W बराबर आ जाएगा PE cos थीटा 1। अब देखिए थीटा 1 कितना है पहले 180, तो यहाँ गया 180 माइनस cos 0 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने पास कार्य कितना है, देखिए cos 180 की वैल्यू -1 और ये cos 0 की 1, तो -1 और -1 क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। तो वर्क डन कितना आ जाएगा -2PE, ठीक है। तो अब आप क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को उसकी अस्थायी साम्यावस्था से विद्युत क्षेत्र के लंबवत लाते हो तो आपको कार्य कितना, सॉरी लंबवत ला रहे हैं अपन, यहाँ पर 90 करता हूं मैं, तो cos 90 की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ये जस्ट PE रह जाता है। तो अपने को कार्य करना पड़ेगा PE। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था से विद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में
किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चौथी स्थिति देखते हैं। तो देखिए चौथी स्थिति क्या है, चौथी स्थिति यह है कि वैद्युतीय ध्रुव को अस्थायी साम्य अवस्था यानी 180 डिग्री से स्थायी साम्य अवस्था 0 डिग्री में लाने में किया गया कार्य। तो पहले तो अपन अस्थायी साम्य अवस्था क्या थी इसकी, हमने देखा कि E तो है इस साइड में और इसका P है इधर। P इधर होने का मतलब क्या हुआ कि माइनस तो होगा इधर और प्लस होगा इधर, ठीक है। ये इसकी क्या कहलाएगी, अस्थायी साम्य अवस्था। अब अपन इसको क्या ला रहे हैं, घुमा के साम्य अवस्था में ला रहे हैं। तो साम्य अवस्था क्या आ जाएगी इसकी, देखिए इस स्थिति में थीटा कितना हो गया अपने पास 180 डिग्री। अब ई तो यही है, मैं इसको घुमा के पूरा रोटेट करके और इसको यहां तक ले आता हूं। तो अब मैं चेंज हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो पी की डायरेक्शन आपको मिलेगी ये। तो अपने पास कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी पी की डायरेक्शन ये आ जाएगी माइनस से प्लस आ जाएगी। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो अब देखते हैं कि कार्य कितना आएगा, W बराबर आ जाएगा PE cos 0 डिग्री, थीटा 1 कितना है 180, cos 180 माइनस क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री। cos देखिए cos 180 की वैल्यू -1, तो PE cos की 180 की -1 और ये cos 0 की 1, तो अपने पास कितना आ गया, ये ट्वाइस आ गया। तो W बराबर -2PE कार्य आ जाएगा। यानी हम किसी भी वैद्युतीय ध्रुव को उसकी अस्थायी साम्य अवस्था से स्थायी साम्य अवस्था में लेके जाते हैं तो हमें ऋणात्मक कार्य करना पड़ेगा, दुगना कार्य करना पड़ेगा -2PE। तो ये 4 स्थितियां संभव है। तो अब इससे दो बातें आपके सामने आती कि क्या कि हम स्थायी साम्य अवस्था से किसी कोण पर लेके जाते हैं या अस्थायी साम्य अवस्था से किसी कोण पर लेके जाते हैं। तो हमने ये 4 स्थितियां देखी। तो इन 4 स्थितियों के आधार पर हम दो सामान्य फॉर्मूले बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि वैद्युतीय ध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था से किसी कोण थीटा पर विद्युत क्षेत्र में हम स्थायी साम्य अवस्था में है वैद्युतीय ध्रुव। स्थायी साम्य अवस्था का मतलब ये विद्युत क्षेत्र हो गया E और ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस E, P की दिशा ये है। इस स्थिति से आप किसी भी कोण थीटा पर विस्थापित कर देते हो तब अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा कार्य का, W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप चाहे थीटा की वैल्यू है कुछ भी रख दीजिए, 0 को छोड़ के 90, 180, 45, 30 डिग्री कुछ भी वैल्यू रखोगे। ध्यान रखना शर्त क्या होनी चाहिए कि डायपोल पहले से कहा था, स्थायी साम्य अवस्था में था, ठीक है। दूसरी स्थिति अब अपने पास क्या आ जाती है, अस्थायी साम्य अवस्था। अस्थायी साम्य अवस्था, तो अस्थायी साम्य अवस्था का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अस्थायी साम्य अवस्था से किसी कोण थीटा पर विस्थापित कर रहे हैं अपन, तब W का फॉर्मूला बनेगा ये -PE 1 प्लस कॉस थीटा। आप थीटा की वैल्यू जो भी रखोगे 180 को छोड़ के 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आपके पास वो सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये इन 4 के आधार पे अपन ने ये दो जर्नल फॉर्मूले बना दिए हैं। तो हमने देखा कि ये 4 स्थितियां संभव थी, स्थायी साम्य अवस्था की और अस्थायी। हो सकता है आपको 90 डिग्री से सीधा स्थायी या अस्थायी का पूछ ले, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमने हमारा ध्रुव है वो पहले उपस्थित कहाँ था और बाद में कहाँ है। तो यानी θ1 और θ2 अगर आपको मालूम पड़ जाते हैं तो आप किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं।